7 चरणों का प्रचार, आज खत्म होगा मतदान। बहुत हुई आपाधापी, अब कुछ कर लो अपना ध्यान। 2.5 महीने बाद चुनावी शोर थम चुका है। भीषण गर्मी के बीच राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी से सियासी पारा भी काफी ऊपर चला गया था। अब थोड़ी राहत की उम्मीद है। आज 7वें यानी आखिरी फेज की वोटिंग चल रही है। और बड़ी बात यह है कि आज वाराणसी में भी चुनाव है, जहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी के भाग्य का फैसला करेगी। ये तय करेगी कि मोदी कितने रिकॉर्ड वोट से जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे। वैसे हुसैन, आपने जो बात कही वो बहुत अहम है। अब कुछ कर लो अपना ध्यान। देखिए ना, मोदी जी खुद प्रचार का शोर थमते ही खुद को सुकून देने के लिए ध्यान लगा रही हैं। वो कन्याकुमारी में कल से ही दिखने लगा है। प्रधानमंत्री 45 घंटे की ध्यान साधना में है। बिल्कुल मीनाक्षी, और हम लगातार मोदी के मेडिटेशन की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वही डिवाइन रॉक है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। बिल्कुल पूजा, योग गुरु स्वामी रामदेव भी तो यही कहते हैं कि शांत मन से योग मेडिटेशन आपको अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को समझने, चैनलाइज करने, उस पर काबू पाने में मदद करती है। बिल्कुल ठीक बात है। शोर से दूर अपने अंदर झांक कर सोचने समझने की ताकत देती है। अब देखिए, आज की वोटिंग खत्म होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक शाम 5 बजे से 4 जून को क्या फैसला आ सकता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और एग्जिट पोल के सटीक नतीजों को आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। सिफोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सुन सकते हैं। वैसे हुसैन, नब्ज को अगर सही पहचानने की समझ आ जाए तो फिर वक्त से पहले उन बातों की जानकारी मिल जाती है जिसके लिए बाकियों को इंतजार करना पड़ता है। बहुत गहरी बात है, और ये बात सिर्फ राजनीति में नहीं, सेहत पर भी 200% सटीक बैठती है। भले अब बॉडी डायग्नोस करने की तमाम मशीनें आ चुकी है, लेकिन पहले तो सिर्फ नब्ज पकड़कर हकीम साहब, वैद्य जी सारी कहानी बता देते थे कि भाई क्या चल रहा है शरीर के अंदर। ठीक बात कह रहे हैं आप। बीमारी वात दोष की है या फिर पित्त और कफ दोष की वजह से है, वो सेकंड्स में पता कर लेते हैं। तो चलिए आज उस सेहत की कुंडली खोलते हैं और त्रिदोष को बैलेंस करते हैं। और करना क्या है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, पूजा जी, कृतिका जी, हमारे अमित जी, सब आप लोग भी लगे हुए हैं। ध्यान के साथ सुबह शुरुआत होती है इंडिया टीवी पर हमारी। और ठीक कह रही थी हमारी बहनें जो है कि एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो न वात दोष, न पित्त दोष, न कफ दोष। एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है तो हमारे CRP, NA, AVN, HLP 27 अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस और कई प्रकार के साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो जाता है। वो फेफड़ों में खड़ा होता है तो उसको दमा, अस्थमा, कफ रोग कह दिया जाता है। वो नस नाड़ियों में, हड्डियों में खड़ा होता है तो फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्प्लाइटिस कह दिया जाता है। वो पेट में तूफान खड़ा हुआ, उससे एसिडिटी बनी, अल्सर बना तो उसको पित्त कह दिया जाता है। और इसी को बैलेंस आज हम करेंगे। तो इसके लिए हमने ओंकार ध्यान से शुरुआत की है। और ये वात रोग बढ़ता है ना, यहाँ से बढ़ता है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे स्वास्थ्य साधक हैं, मंद बुद्ध मुस्कान लिए। वो स्वामी जी, बीमारियों के तूफान से तो हम निपट लेंगे और प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच में, लेकिन प्रचार का शोर थम चुका है और आज आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। इधर हमारे डॉक्टर लक्ष्मी निवास जी, शेरू जी, वो भी एक्यूपंक्चर और ये नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, रक्त मोक्षण बड़ा जबरदस्त है। उसको भी आप यहाँ आज लाइव देख रहे हैं। हमारे अरुण जी को बहुत प्यारी प्यारी सुइयां चुभोई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, वो भी हम देख भी रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, आज 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री वाली भी है, जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। वाराणसी में भी वोटिंग चल रही है। हालांकि पीएम मोदी खुद कन्याकुमारी में, जहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो ध्यान लगाए बैठे हैं, वहां पर मेडिटेशन कर रहे हैं, योग ध्यान से अपनी ऊर्जा को फिर से चैनलाइज कर रहे हैं। तो स्वामी जी, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास के साथ साथ शरीर के बायोलॉजिकल एनर्जी के बारे में जरा समझाइए कि सेहत के लिए वात, पित्त, कफ का क्या महत्व है और इनका बैलेंस रहना क्यों कितना जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, पहले पसीना निकलवाना भी सबका बड़ा जरूरी है। तो जो अधिक ना कर सके, सबसे पहले आपकी चेयर खींच लेनी चाहिए। हम ऐसे ही होमवर्क दे देते ना लोगों को
जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ये कर लेंगे हाथ पैर वाले, और इसमें जो है जो फिर पूरा साथ निभा सकेंगे वो पूरा कर लेंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अब देखो जो खड़े होकर के मेरे साथ पूरा कर सकते हैं वे पूरा भी करेंगे। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, कार्योप्रैक्टिक, फिर बस्ती, फिर अभ्यंग, ये सब करा करके हम पूरे बॉडी की एनर्जी को ही तो चैनलाइज करते हैं। जल नीति, सूत्र नीति, ये सारी षटकर्म की क्रियाएं जो आप यहाँ पर देखते हैं खाली ये प्रदर्शन नहीं है। और योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार से लेके आसन, प्राणायाम, ध्यान और हास्य विनोद के साथ सबको हम सत्व की ओर, ऊर्ध्वारोहण की ओर ले चलते हैं हर रोज। ये एनर्जी को चैनलाइज करने का ही तरीका है। यदि विज्ञान और अध्यात्म की दोनों की दृष्टियों से देखें तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मैटर का ही पूरा का पूरा संघात है और कुछ भी तो नहीं है। तो जब हमारी ऊर्जा विखंडित हो जाती है, मैंने एक दिन एक वाक्य बोला था, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिजीज, कोई बीमारी का अस्तित्व ही नहीं है, ऊर्जा का विघटन ही रोग है। अब ऊर्जा का विघटन हुआ तो मोटे हो गए क्या हुआ, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया तो मोटापा हो गया। ऊर्जा का विघटन हुआ ही तो वात रोग हो गया, जो है प्राण का संचरण ठीक से नहीं चल रहा। तो ये ऊर्जा का विघटन ही मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, अलग अलग जो डिजीज मार्कर्स हैं, अलग अलग जो इन्फ्लेमेशंस हैं, वो सारे के सारे तभी बढ़ते हैं जब हमारी ऊर्जा का विघटन होता है। शरीर के एक एक सेल में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं। स्वाभाविक रूप से 1 से 2 लाख, 4 लाख, और योगी के शरीर में दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाह सदृशा सात भासस्तस्य महात्मन, श्रीमद् भगवद गीता मेरे भाई हुसैन जी। तो अपने शरीर में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंग एक हमारी कोशिका में पैदा होती है योग से। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब इसको एनर्जी को मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको लगेगा अरे साहब ये तो मामला बहुत ऊंचा है। इसीलिए तो ये योग विद्या बहुत ऊंची विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम रोज जोगिंग कराते हैं, हजारों लाखों लोग नमस्कार दंड बैठक भी कराते हैं, अलग अलग रोजाना फायदा हासिल कर रहे हैं इंडिया टीवी देख तरीके बताते हैं योग विद्या से। स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि वात पित्त कफ यानी त्रिदोष का बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह का आजकल माहौल है, बहुत गर्मी पड़ रही है, हीट वेव को लेकर के लगातार हर तरफ अलर्ट है, ऐसे वक्त में त्रिदोष को बैलेंस रखना शायद आसान ना होगा। तो स्वामी जी, पावर योगा के साथ साथ जरा ये समझाइए कि गर्मियों में त्रिदोष में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और सबसे ज्यादा जो मार्कर है वात पित्त कफ का, सबसे ज्यादा कौन चीज बढ़ती है, घटती है, और फिर उससे क्या क्या परेशानी होगी, उससे निपटना कैसे, एक एक कर। सबसे ज्यादा गर्मियों में पित्त बढ़ता है, तो पित्त ना बढ़े इसके लिए बेस्ट है नारियल का पानी पिए। जिनकी कफ की प्रकृति ना हो दही छाछ भी पी सकते हैं, नारियल का पानी पिए। और कफ की प्रकृति है तो फिर नींबू का पानी गर्म पानी में डाल करके पीते, नींबू का पानी पिए। वाटरमेलन, खीरा, ये सब, और सत्तू तो कोई भी ले सकता है। चने और जौ का सत्तू निर्दोष है, उसको कोई भी ले सकता है। घाट की राबड़ी, ओहो हो, ये एलोवेरा का जूस निर्दोष है, सबके लिए अच्छा है और त्रिदोष नाशक है। तो पित्त को कम करने के लिए ये उपाय हमने कई बार बताए हैं। और शीशम, पीपल, बेल का रस, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, ये सब पित्त का प्रशमन करने के लिए। पित्त दोष सर्वाधिक बढ़ता है, और जिनका पहले से ही फेफड़ा कमजोर है तो धूल धक्कड़ भी बहुत बढ़ता है। और कभी पंखे के नीचे, कभी कूलर, कभी एसी के नीचे, कभी बाहर भीतर, तो सर्द गर्म तुरंत होता है। तो पहला तो रोग बढ़ता है पित्त, दूसरा बढ़ता है कफ। जिनके भी शरीर में कफ की प्रकृति है, कफ प्रधान प्रकृति है, फिर उनके को सर्दी जुकाम बिगड़ जाता है। और वात रोगियों की तो हमेशा ही मुसीबत ही रहती है। इसके लिए अलग अलग सारे उपाय आज बताएंगे।
सूर्य नमस्कार भी 2 बार से लेकर के 10 बार की आदत तो डालिए साहब। और फिर कम से कम सूर्य नमस्कार के साथ ये 2 अभ्यास दंड और बैठक के भी रोज ही करवा देते हैं। एक तो ये ऐसे और एक ये दोनों हो जाएं अभ्यास तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज भी हो जाएगी, फिटनेस का टेस्ट भी हो जाएगा। चलो बैठो। जब बैठ करके ये मिश्र दंड कर ले तो बहुत अच्छा है। और यदि ये ना भी हो पाए तो भुजंगासन तो जरूर कर लीजिए। चलो लेटो साहब, उल्टे लेट जाओ। 100 बार यही कर लिया तो 100 साल जवान रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। स्वास्थ्य की, सुख की, समृद्धि की, शांति की गारंटी है। ये चुनाव के बाद भी हमारी गारंटी रहेगी। राजनीतिक पार्टियों की गारंटी वो चुनाव के समय ज़्यादा उभरती है भुजंगासन से। और हमारी हेल्थ की गारंटी, पॉलिटिकल गारंटी की बात तो भाई आज शाम को एग्जिट पोल भी आने वाले हैं और उसमें हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी से लेकर के जितने चुनाव के विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक, चुनावी ज्योतिषी सारे, कभी कभी इनका भी सीजन होता है। जैसे कभी कभी कनागतों का सीजन होता है, सालक चल रही इनकी। कभी कभी ब्याह शादी का सीजन होता है, देव उठनी 11 से लेकर के। तो ये आज से ये भी मामला है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अपने कम से कम ये मिश्र दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड, इससे हम लोगों के कुचक्र से बाहर निकालते हैं लोगों को। जी मेरे भाई हुसैन जी मीनाक्षी। स्वामी जी देखिए, आपके साथ कार्यक्रम करते करते हमने भी पता नहीं क्या क्या सीख लिया है। पहले हम सिर्फ एनर्जी जानते थे, अब हम बायोलॉजिकल एनर्जी की बात करते हैं। देख रहे हैं स्टैंडर्ड हम लोग अभी कहाँ जा रहा धीरे धीरे। और स्वामी जी आप हमेशा कहते आए हैं कि इससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। त्रिदोष इम्बैलेंस होने से क्रॉनिक डिजीज की गिरफ्त में लोग आ जाते हैं। तो अब एक एक करके एक एक परेशानी की बात करते हैं, एक एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोटापा ही ले लेते हैं स्वामी जी। तो मोटापा किस दोष के बिगड़ने से, किसका मार्कर गड़बड़ाने से होता है मोटापा, और फिर इसका समाधान भी बताइए। मोटापा होता है कफ बढ़ने से। कफ बढ़ने से मोटापा, शरीर के अंदर गांठें, प्रमाद बढ़ता है, नींद ज़्यादा आती है। कफ बढ़ने से ये सर्दी जुकाम, फिर अस्थमा, साइनस और अलग अलग तरह के जो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ये जो रोग होते हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, ये तो होते ही सो होते हैं। शरीर के अंदर कैंसर, टीबी, गठाने, सिस्ट, मोटापा, नींद ज़्यादा आना, प्रमाद होना, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये मोटापा से होता है। एक तो भुजंगासन इसके लिए करना चाहिए, एक सर्वासन करना चाहिए, और एक एक दिन में हम 1-1, 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। 3 दिन जल पर उपवास, 3 दिन फिर नारियल के पानी पर उपवास, 7वें दिन हम उसको बोलते हैं भाई अब आप लौकी और सब्जियां, एक दिन सब्जी खाओ, एक दिन फल खाओ, केवल फल, केवल सब्जियां, एक दिन केवल ड्राई फ्रूट्स, एक दिन फ्रूट्स, एक दिन जो है उबली हुई सब्जियां, एक दिन लौकी का जूस ही पी लो और सीधे लेट जाओ ऐसे। तो देखो अब ये कफ दोष ना बढ़े इसके लिए गर्म पानी पिए। कफ दोष ना बढ़े इसके लिए सांसारी का पानी या मुलट्ठी का पानी पिए। और ज़्यादा ही मोटापा बढ़ गया है तो फिर तो गोधन, अर्क, वीट को मेदोहर भी देते हैं, अश्वगंधा का भी प्रयोग कराते हैं, लौकी का जूस या लौकी का सूप, क्योंकि कफ के साथ किसी का वात, किसी का पित्त दोष भी बढ़ा हुआ होता है। इसलिए तीनों दोषों को जांच परख करके अपनी मूल प्रकृति को पहचाने। शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक दृष्टि से भी अपनी मूल प्रकृति की पहचान बहुत जरूरी है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते है ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये बात कही जो है हमारे शास्त्रों ने। ये ड्रोन थोड़ा ऊपर उड़ाओ भाई, यहाँ तक इसका साउंड आ रहा है थोड़ा। हाँ, सुंदर सुंदर तस्वीरें तो बड़ी भेजते हैं ये। हाँ, स्वर्ग जैसा वातावरण है। योग ग्राम निरामयम का चारों ओर
राजा जी नेशनल पार्क है, कभी भी यहाँ कोई भी निर्माण फैक्ट्री आदि नहीं लग सकते। एक्यूआई यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो खैर, तो ये मोटापा का स्रोत बता दिया मेरे भाई का। आगे एक एक करके पूछते जाओ। जी जी स्वामी जी, देखिए चुनावी सरगर्मियां थी तो हीट वेव का असर भी था, लोग अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे चुनाव का हवाला दे करके, लेकिन अब सबको थोड़ा वक्त मिलेगा खुद पर ध्यान देने का। और अब तो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और हर किसी को एक तरीके से झुलसा रही है। तो ये गर्मी लोगों का गुस्सा भी स्वामी जी बढ़ा रही है, लोगों में झुंझलाहट बहुत है, बढ़ रही है, और जाहिर है ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है लोगों का। तो स्वामी जी, बीपी शुगर किस त्रिदोष के इम्बैलेंस के होने की वजह से होता है, और फिर इसका उपाय? पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त के प्रशमन के लिए लो पी लो। पित्त के प्रशमन के लिए ये जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के पत्तियों का रस पी लो। पित्त बढ़ने पर जो है शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस या बेल का ऐसे ही शरबत, मतलब उसमें चीनी नहीं डालना, शरबत का मतलब लोग चीनी जो तो पित्त बढ़ने पर एलोवेरा पी लो। पित्त बढ़ने पर वीटग्रास ले लो, ये समाधान है बीपी का। बीपी बढ़ता है किससे? पित्त बढ़ने से। फिर उसे गुस्सा भी आता है, फिर और बीपी बढ़ जाता है। फिर आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, फिर उससे और बढ़ जाता है। फिर आदमी उल्टा पुल्टा सोचता है, और बढ़ जाता है। फिर नींद उड़ जाती है, फिर और बढ़ जाता है। फिर खाना पीना भी डिस्टर्ब हो जाता है, आदमी ऐसे पजल्ट सा पगला जाता है। तो ये बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से। और पित्त ना बढ़े तो पित्त में क्या चीज़ों की मनाही है? कफ में चिकनाई और ठंडाई, और पित्त में गरम मसाले और जितने भी गरम चीजें और उत्तेजनाओं से बचे। उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द सुनते हैं, उत्तेजना समझते हो ना, आदमी उबलने लगता है। अरे बोले भाई अपना आपा डांट ले तो ये जो उत्तेजना है ना, ये सब बढ़ाती है। तो पित्त का ही विकार है ये उच्च रक्तता। पित्त बढ़ने से स्किन डिजीज भी बढ़ते हैं। पित्त बढ़ने से फिर एसिडिटी, पित्त बढ़ने से ही फिर अल्सर, पित्त बढ़ने से ही नींद उड़ जाती, दिमाग में गर्मी चली जाती। और तो इसलिए इसके लिए आयुर्वेद में पित्त बढ़ने पर मुक्तावटी, बीपी ग्लिट और ये लौकी का जूस और की जो तो पित्त के 5 सेकंड में सांस ले, 5 सेकंड में छोड़ना, थोड़ा धीरज के साथ, कोई आपाधापी नहीं, कोई उधेड़ बुन नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उठगी, फिर शीतली शीतकारी, कितने शीतली। एक क्षण में बीपी विचार से नॉर्मल हो जाता है, सोचा और बीपी नॉर्मल। लो अच्छा स्वामी जी जी, नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आनंद में आत्मा, ये विचार ही उपचार है। सोचा तो सोच के ठीक हो गया। मेरा बीपी बढ़ता ही नहीं, कितने लड़ाई झगड़े आदि तूफान संघर्ष उथल पुथल चलते रहते हैं, उन सब के बीच में भी युद्धस्व विगत ज्वर रहते हैं। मेरा बीपी रहता है 70/110, और जब मैं ध्यान लगाता हूं तो आ जाता है मेरा 65 और 100/105। कुल रहा करो, तुम हमेशा ही आग और तूफान से रहते हो। आग और तूफान होना चाहिए आदमी को काम करने में, उत्साह में, मन में उथल पुथल नहीं रहनी चाहिए। जी मेरे भाई, आप भी कुछ ज्यादा ही शांत हो गए निशांत जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, बीपी और शुगर की परेशानी जो है वो गर्मी में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा देती है। क्या इस परेशानी का भी शरीर के बायोलॉजिकल एनर्जीज का कोई असर है, इनका कनेक्शन है? हार्ट के लिए योगाभ्यास बताते बताते ये कनेक्शन भी समझाइए। तो पित्त बढ़ने से बीपी और शुगर में ना ये जो पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, पेनक्रियाज का जो फीटस है, अग्न्याशय है, अग्न्याशय ही नाम है पेनक्रियाज का। अग्नि गड़बड़ हो गई तो ये तो बीपी शुगर होता है। अब रही बात हार्ट की, तो हार्ट में वात भी कारण है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, पित्त भी कारण है और कफ भी कारण है। कफ बढ़ने से हार्ट के मसल्स गड़बड़ हो जाते हैं, ट्यूनिंग खराब हो जाती है,
पित्त बढ़ने से फिर उसके हार्ट में इजेक्शन फैक्शन बढ़ जो है वो कम हो जाता है, कफ बढ़ने से। तो वो हार्ट बीट 200 तक पहुंच जाती है, 125, 150, 200 तक आदमी ऐसे धक धक करके कैसे होता है, अभी मरा भाई, ऐसा हो जाता है। तो पित्त बढ़ने से हार्ट के बीट बढ़ती है, और कफ बढ़ने से ब्लॉकेज आते हैं, वात गड़बड़ होने से इजेक्शन फैक्शन गड़बड़ होता है, और त्रिदोष गड़बड़ होने से फिर हार्ट में कैल्सिफिकेशन, हार्ट इनलार्ज, और ये सब प्रॉब्लम होती है। गोमुखासन इसके लिए बेस्ट है हार्ट के लिए। एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, और वह भी कपालभाति के साथ कर दें। अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले, कार्डियोग्रिट खा ले, पेट हृदयामृत खाने के बाद रोज प्राणायाम करें, और खाने पीने पर ध्यान दें। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुर्गतः। ये ध्यान देना पड़ेगा गोमुखासन। और जो गोमुखासन न कर पाए तो क्या करें? तो जो गोमुखासन नहीं कर पाए ऐसे पीछे से, कितना अच्छा है ना, उपवास कर लो। ये जो अकड़े पड़े हो ना, पकड़ में नहीं आ रहे हो भाई साहब, हाँ, हाथ छोटे नहीं पड़े, अकड़ गए हो, अकड़ बढ़ गई है, पकड़ कमजोर हो गई है। हाँ, फिर भी ये हमारा प्रदीप तो बड़ा खुश है। 30 यूनिट इंसुलिन चल रही थी वर्षों से, या मेटफॉर्मिन, सारी दवाइयाँ, इंसुलिन बंद हो गए, शुगर नॉर्मल है। वैसे भी मथुरावासी हैं, हमारे अरुण जी की पूरी टोली है, खूब पेड़े खा रखे हैं, माल उड़ा रखा है। लेकिन अब पता लगा हम खाने को नहीं खाते, खाना हमको खाता है। हम समय नहीं काट रहे, समय हमको काटे जा रहा है। हम भोग को नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहा है। हमको बीमार लाचार शिकार बना रहा है। अच्छा स्वामी जी, वात पित्त कफ ये जो त्रिदोष है, क्या इसके बिगड़ने का असर जो है वो हार्मोनल सिस्टम पर भी पड़ता है? तो स्वामी जी, थायराइड जो है वो भी एक क्रॉनिक बीमारी है, जिसको भी लग जाती है ऐसा लगता है कि छोड़ नहीं रही, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो इसका उपाय भी जरा बता दीजिए। थायराइड के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो ये उष्ट्रासन बड़ा इजी है। इतना तक तो हो ही जाता है, इतना भी ना हो तो इतना तो हो ही जाता है ये। और फिर सिंहासन, चलो शेरो शेरनी हो, दाड़ो दाड़ो। अरे सच में तो मथुरा वालों की तो जीभ भी लंबी है, तभी लपर लपर करती है। ये बड़ा अच्छा है। चलो फिर ये सर्वांगासन, हलासन, ये भी थायराइड के बड़ा अच्छा है। और ऐसे ऐसे ये, और फिर एक बड़ा इजी है, पद्मासन में या ऐसे ही पैर सीधे करके लेटकर ऐसे गर्दन को मोड़ लिया, मत्स्यासन। ये भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है, और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। फिर उज्जाई, इसमें तो कुछ जोर ही नहीं पड़ता। और थायराइड में फिर एलोवेरा, हल्दी, अमरूद, बहेड़ा, बबूल की छाल। ये थायराइड भी कफजन्य रोग है, कफजन्य। धनिये का पानी और थायरोग्रिट, ज़्यादा गांठ आदि हो जाती है तो काचनार या वृद्धिवादी का सिस्टोग्रिट दे देते हैं। किसी को गले में ऐसी मोटी मोटी गांठें, गलगंड बोलते हैं इसको संस्कृत में। और ये पॉइंट दबा लें, ये तो होल्ड करके 20-30 सेकंड रखना, दाएं को बंद करके भाई से छोड़ना, और ये दबाना एकदम फर्स्ट क्लास। थायराइड की दवाइयाँ बंद, पहले रोग मुक्त, फिर दवा मुक्त, फिर जीवन मुक्त होकर के जीवन को जिएंगे। कितनी अच्छी बात है। इतनी योग की महिमा है, फिर भी बावड़े योग नहीं करते। सब दुनिया भोगों के पीछे पगलाई भी है। चलिए, थायराइड से स्वामी जी आपने मुक्ति दिला दी, तो अभी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे मुक्ति दिलानी है। एक बीमारी स्वामी जी आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है। ये भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही, बल्कि बड़ी कम उम्र में आजकल लोग आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। खासकर भीषण गर्मी भी लोगों को काफ़ी इसमें परेशान कर रही है। तो त्रिदोष से इसका क्या कनेक्शन है ये भी बताइए, और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी ये भी समझाइए। वात रोग तो मेरे भाई 80 प्रकार के तो आयुर्वेद में कहे, अब तो मुझे लगता है 800 प्रकार के हो गए। फाइब्रोमाइल्जिया, सर्वाइकल स्पाइटिस, लेज, सियाटिका,
और तमाम तरह के ANA, एवियन, HRV 27, RA, CRP, पता नहीं दुनिया भर का बखेड़ा है। पूरा शरीर जकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। तो हल्दी, मेथी, सौंठ घरेलू उपाय है घर में। एलोवेरा, गिलो, ये भी अब घर घर में लगा लिए लोगों ने। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट हम देते ही हैं, युगों से हमारे यहाँ प्रेतवाद, चिंतामणि, रसराज, योगेंद्र ये सब खाली पेट देते थे। खाने के बाद योगराज, महायोगराज, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि, दूध में हल्दी सलादी, लाक्षादि गूगल में हड्डियों की कमजोरी के लिए बात करता ही करता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम और हाथों पैरों में खास करके 2 अभ्यास विशेष जो है वो ये अंगुलियों को ऐसे ऐसे करवाते हैं। ये अंगुलियों से शुरुआत होती है हाथों पैरों की। तो ये 2 अभ्यास ज़्यादा करें। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में गरमाई, इनसे बचना पड़ेगा। वात रोगों के लिए उपवास बड़ी चीज है। जब हम बीमारियों को खाना नहीं देते तो क्या होता है, हमारी भूख बढ़ती है। भूख बीमारी को खाती है सबसे पहले। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो किसको खाएगी? बीमारी को। वात पित्त कफ को खाएगी। शरीर में गांठ है, कैंसर है, उसको खाएगी। तो हमारी पूरी ऊर्जा किस में लग रही है? खाने को पचाने में, अपने आप बॉडी को मेंटेन करने में। वही फालतू में हम तो स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन वो इतना लेते हैं सारे शरीर की एनर्जी खाने में लग जाती है। हमारे शरीर की एनर्जी खाने में नहीं लगती, हमारी शरीर की एनर्जी लगती है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की शिक्षा, चिकित्सा की क्रांति में, समाज जागरण में, राष्ट्र जागरण में, धर्म की प्रतिष्ठा में, सेवा में। अरे तुम्हारी एनर्जी बचती नहीं। कुछ लोग तो मुझे, मेरी तो एनर्जी डाउन हो गई, खत्म हो गई, कुछ किया नहीं और वो यहाँ एनर्जी खत्म किए बैठे दत्त तेरे। तो उपवास करें, उपवास बहुत कराते हैं। हाँ, फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने पर उपवास कराते हैं। ये ऐसे फिर घुटनों पर असर करते हैं तो घुटनों को खींचो, ढीला छोड़ो, ऐसे ऐसे फिर ये करो। तो उपवास करें, पहले जल पर उपवास, फिर पीड़ानिल जूस जो अभी मैंने बताया इस पर उपवास, नारियल के पानी पर उपवास के अप्रतिम लाभ है, भूख नहीं लगती। अच्छा स्वामी जी, ये चुनाव का सीजन रहा, अभी तो मेरा चली तो बहुतों का मूड बहुत से बयानों की वजह से खराब रहा। लेकिन स्वामी जी, ये जो गर्मी है ना, उसने पेट के मूड को खराब कर दिया है। आप हमेशा हित भुक, मित भुक, रित भुक की बात करते हैं। इसे समझाते हुए पाचन ठीक करने के उपाय भी बताएं। ये बता देते हैं। एक तो पाचन को ठीक करने के लिए एक तो पवन मुक्तासन। हाँ, गट ब्रेन, ठीक कह रही थी हमारी मीनाक्षी बहन। क्या बोलने लग गया आजकल मॉडर्न साइंस में? गट ब्रेन है हमारा आते और हमारा मस्तिष्क दोनों ही बहुत जबरदस्त संवेदनशील है। तो अपने गट ब्रेन को अच्छा करने के लिए, वैसे तो हर एक सेल के पास अपना ब्रेन है, दिमाग खाली ऊपर ही नहीं है। हाँ, दिमाग हर सेल के पास है। क्या बोलते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें तो एनर्जी बनती है और हर एक का न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस ही उसका एक दिमाग है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी और न्यूक्लियस में उसका दिमाग है। तो आदमी का हर सेल पगला जाए, उसी को ऑटोमेन डिजीज कहते हैं। तो ये ऑटोमेन डिजीज, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, पादंग उष्टनासा, स्पर्शासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बड़े ही जबरदस्त हैं। इससे तो पेट एकदम खुश हो जाता है। देखो, हमारा पेट मोटा नहीं है, बड़ा खुश रहता है। हम इसको खाने को कुछ देते नहीं तो भी खुश रहता है। और देखो, कईयों ने मोटे मोटे पेट कर रखे। भाई साहब, तुम्हारा पेट खुश नहीं है, तुम्हारा पेट ठुस। तो नाराज मत होना मोटे भाई, हैं? हाँ, तो पेट खुश रहेगा। इसको इसको कम खाना दो और इसको रगड़ो पूरा। जैसे मैं सुबह से शाम तक, मेरा पेट भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, माल कुछ मिलता नहीं, ठोकता नहीं, सुबह से शाम तक। तो एक कपाल भाती ऐसे पूरा करना।
ये लेकिन यहाँ आकर के ना सब सूत में आ जाते हैं। 1-2 दिन तो लगता है कि मेरे साथ क्या हादसा हो गया, बाद में सोचते हैं अरे बात तो ठीक ही कह रहे हैं। जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रा। अच्छा स्वामी जी देखिए, किस दोष के बढ़ने से खाने के बाद कौन सी बीमारी हो रही है, उसका क्या उपाय है? कॉन्स्टिपेशन है तो कोलाइटिस है तो ये सब आपने बता दिया स्वामी जी। जी मेरे अब भाई। जरा ये बताइए कि त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन सा दोष बड़ा हो तो उसके लिए कौन कौन सा प्राणायाम किया जाए। एक बात तो ये, और दूसरी बात स्वामी जी ये कि प्रधानमंत्री ध्यान में इस वक्त हैं, कफ दोष बढ़ा हुआ हो तो बाद में जरा ये भी समझाइएगा कि ये बस सेहत ठीक है। का इससे प्रधान क्या जी, कनेक्शन है वैसे ध्यान तो का। एक-एक प्राणायाम के 100 लाभ है। हाँ ये भी बताते हैं। कफ दोष बढ़ा हो तो भस्त्रिका, और पित्त दोष बढ़ा हो तो शीतली शीतकारी, वात दोष बढ़ा हो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम से तो ध्यान भी लग जाता। अष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पुरोहित। आजकल पहले केदारनाथ वाला पिछले बार के चुनाव में 2014 में नहीं 2019 में, और इस बार कन्याकुमारी का ध्यान। अच्छा लोग खूब क्रिटिसिज्म कर रहे, फिर भी ध्यान की चर्चा तो हो ही रही है, कि मोदी जी के साथ कोई कैमरे गिन रहा है, ये एंगल वो एंगल, 10 कैमरे लगे हैं। तेरे को क्या पेट में दर्द हो रहा है? तू भी ध्यान लगा ले। मैं तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का की शोहरत भी फिर वैसी होगी, और कैमरे वाले फोटो खींच रहे हैं, लोगों का ध्यान की तरफ ध्यान जा रहा है, तो अच्छी बात है ना। चलो लोग क्रिटिसिज्म करके भी ध्यान की चर्चा तो कर रहे हैं, कम से कम योग की, आयुर्वेद के, ऋषियों के ज्ञान की, सनातन की चर्चा तो कर रहे हैं। तो देखो ध्यान की महिमा ये है, ध्यान लगाया भोलेनाथ ने, ध्यान लगाया भगवान राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने। भगवान राम जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, चाहे सिंहासन मिला या वनवास मिला। भगवान कृष्ण जी को चाहे इन्होंने मथुरा वृंदावन से खदेड़ खदेड़ करके कहाँ पहुंचा दिया, द्वारिका तक, तो भी उनका ध्यान नहीं भटका सके। हाँ? ऐसे ही हनुमान जी कहाँ किष्किंध्या और जो है वो कर्नाटक में है उनका जो जन्म स्थान है, फिर वो हाँ कौन सी जगह, हम्पी, फिर जो है उससे आगे लंका से होते हुए अयोध्या तक आ गए, और अब तो हर दिल में हनुमान जी बैठे हुए। हाँ? किससे? योग के बल पर। हनुमान जी को तो इतनी सिद्धियां थी, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और आकाश में भी उड़ना आता था। यहाँ तो धरती पर ही पैर लड़खड़ा रहे, अनुलोम विलोम कर लो। तो ध्यान की बड़ी महिमा है। ध्यान किया हमारे सब पूर्वजों ने, ऋषि शिखाओं ने, बड़ों ने, और कहते हैं ध्यान से रहियो भाई, ध्यान से खाना। और स्वामी जी मेरा ध्यान अब घड़ी की तरफ जा रहा है, कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो घड़ी ये कह रही है कि अब हमें अपने सवालों को ये रोक करके आगे बढ़ते जाओ, दर्शकों के सवालों को शामिल करना चाहिए। पहला सवाल स्वामी जी पंजाब से पुष्पा का है। मेरे ये दोनों हाथ दी उंगलियां वैसे ठीक है, बंद करन ते ये इस तरह अड़ जाती है, पर पकड़ के इस तरह करनी पड़ती है, ये रुकती है। इसका समाधान बताओ। तो देखो हाथों की अंगुलियों में अकड़न ऐठन है, तो ये बात की शुरुआत है मेरी बहना। तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले लेना। यदि कर्मी करे ये चीज़ें तो इनको भिगो करके दरदरा कूट के भिगो दो, उसका पानी ले लो। मेथी को भिगो दो, उसका पानी पी लो, और मेथी अंकुरित करके खा लो, गर्म नहीं कर, तासीर बदल जाती है चीज़ों। बादाम अखरोट कितने गर्म होते हैं, ठंडे पानी रात को पानी में भिगो दो, घड़े में ठंडे पानी में, और सुबह उसको घोट करके पीस के पी लो, तो शरीर की गर्मी दूर, ठंडाई, बादाम की अखरोट की ठंडाई, और उसको दूध में उबाल करके और मसालेदार दूध बना करके पियो, सर्दी भाग जाती है। तो हर एक चीज़ की तासीर होती है। पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड और ले ले, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण निहार श्रृंगार, ये तो जबरदस्त है, इनका सेवन कर ले। प्राणायाम पूरा करें, खटाई न खाएं, पूरी अकड़न दूर, ऐसे घोड़े की तरह, शेर की तरह दौड़ेंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल प्रशांत का है मेरठ से। मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे हाथों पैरों में थकावट और बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं, धन्यवाद। जी मेरे भाई, ये तो मेरठ की धरती से, क्रांति धरा से हो मेरे भाई आप तो।
तो आप में कमजोरी है, कमजोरी से ये थकावट सी रहती है। अश्वगंधा ले लो, शतावर ले लो, अश्वगंधा या अश्वशिला खा लो, जिनका शरीर डल डल सा रहता है और बीपी लो रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। अब हम तो बिना अश्वगंधा खाए हवा खा के एनर्जी लेते रहते हैं। सच्ची में अश्वगंधा शतावर भी नहीं खाता। सर्दी में कुछ लोग सोचते हैं बाबा कपड़े नहीं पहनता, शिलाजीत खाता होगा, शिलाजीत भी नहीं ऐसा खाता। तो नहीं स्वामी जी की थायराइड बिगड़ा हुआ है इनका? कई बार थायराइड बिगड़ने पर भी सेम परेशानी आती है। थायराइड बिगड़ने पर भी डल डल रहती है, उसके लिए थायरोग्रिट और धनिया का पानी हम पहले बता चुके हैं। और ये पीछे की ये पॉइंट है ना, इनसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ये भी दबा दिया करें। और बाकी तो दूध दही और मिलेट्स 2 बार खाना खाएं। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। बचना चाहिए। अगला कोई बीकानेर से और प्रश्न बचाओ तो विष्णु ले लीजिए। खत्री का सवाल है। मुझे पिछले 6 महीने से बीपी ज्यादा रहता है, हालांकि मैं लगातार योगासन कर रहा हूँ। कृपया बताने का कष्ट करें कि योगासन के दौरान कपालभाति किया जाए या नहीं, तथा रात को नींद सही नहीं आती है, इसका भी कोई उपाय बताएं। बीकानेर में रेत पापड़ सेक रहे हैं, कोई रोटी सेक रहे, तो क्या करें? मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ ले लो साहब, ऐसा मतलब शांत होगा बीपी, सारा तूफान बंद हो जाएगा। लौकी का जूस सुबह शाम 1-1 गिलास, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो, थोड़ा पुदीना आदि डालो, इतना स्वादिष्ट बनता है साहब, उससे बढ़िया कोई जूस नहीं लगता। कभी कभी खीरा का भी पी सकते हो, कभी कभी पेठे का भी। तुम्हारे मथुरा आगरा, जो मथुरा के पास वृंदावन के पास आगरा भी, आगरे में पेठा चीनी डाल के पीते, पेठे का जूस पिया करो, पेठा नहीं खाना। उसमें तो ऐसे मिलावट तो नहीं होती है, लेकिन घनघोर चीनी होती है। पेठा का जूस पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, समझ में आई? और बीपी नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल बिहेवियर करेंगे तो बीपी। ठीक है स्वामी जी, सवालों के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। बैंड नहीं बजेंगे। और आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियो हम तक आया है। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब ने कोशिश की है। और जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, वो अब आपको दिखाते हैं। ये नोएडा की रहने वाली आरती मिश्रा है स्वामी जी। भाई देश में योग का जबरदस्त ये है विजेता आज की, इनके लिए तालियां और आपका इनाम भी। अभिनंदन हमारी मिश्रा। अब आज क्या चैलेंज दे रहे स्वामी जी आप? हाँ, इनाम और इनको एक प्रशस्ति पत्र सब मिलेगा। पद्मासन में देखो ऐसे बैठना है, नीचे पैर आने, और इसमें हाथ घुसने भी तो चाहिए, घुसा करके ऐसे पिंडली और जंघा के बीच से, और फिर जो है ये दोनों कान पकड़ने हैं और फिर बैलेंस भी बना के रखना है। तो ये तो वापस गर्भ में चली गई है, तो ये गर्भासन नाम है। तो ये गर्भासन कर का चैलेंज है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या नाम है बेटा? और ये गर्भासन चैलेंज बड़ा जिसे माधुर्यपूर्ण कर रही है। वो अपने ठीक वीडियो है। बनाएं और हमारे नंबर राधे लगातार राधे, स्क्रीन नीचे। पर फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर के जरिए हम तक इस अपने वीडियोस पहुंचाएं।